हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम एलएलबी, जो हमारा एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर होगा, उसका पहला पेपर कंपनी लॉ से रिलेटेड एक बेसिक वीडियो देखेंगे। मतलब कि एक बेसिक वीडियो होगी, ये बेसिक क्लास होगी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंपनी लॉ में जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी मैं आपको बताने वाली हूँ। जो भी इसमें इम्पोर्टेंट आपकी सेक्शंस होंगे, जो कुछ केस हैं, जैसे कि ये सालमन वर्सेस सालमन, इन केसों से रिलेटेड जो डायरेक्ट केस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो भी बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए कि कंपनी का अर्थ क्या है, कंपनी की परिभाषा क्या है, कंपनी क्या है। ठीक है, सेक्शन 2 जो हमारी कंपनी लॉ है, कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013, उसका सेक्शन 2 और सब सेक्शन 20 डिफाइन करता है कंपनी को। जो कहता है कि कंपनी वह संस्था है जो कंपनी अधिनियम 2013 या किसी पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड निगमित हो। कंपनी वह संस्था है जो किसी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, ठीक है, या फिर किसी एक्ट के अंतर्गत उसको बनाया गया हो। फिर इसकी मुख्य विशेषताएं, मैं सिर्फ आपको आज इस वीडियो में सिर्फ छोटी छोटी बातें और बहुत ही बेसिक चीज़ें बता रही हूँ कंपनी लॉ से रिलेटेड। ठीक है, जो हमारी इन क्वेश्चनों से रिलेटेड डिटेल्स वीडियो होंगी वो इसके बाद आएंगी, लेकिन पहले आपको ये वीडियो देखनी है। और इसमें जो केस मैं आपको बताने वाली हूँ और जो सेक्शन आपको बताने वाली हूँ, उन सभी सेक्शंस को, उन सभी केसेस को आपको अच्छे से याद रखने हैं। कंपनी की मुख्य विशेषताएं, कंपनी अपने सदस्यों से पृथक एवं स्वतंत्र विधिक व्यक्तित्व रखती है। कंपनी एक विधिक व्यक्ति है। अक्सर पूछा जाता है कि क्या कंपनी एक विधिक व्यक्ति है, क्या कंपनी एक विधिक व्यक्ति है? तो हाँ, कंपनी एक लीगल पर्सन है, एक विधिक व्यक्ति है। और कंपनी के नाम से केस किया जा सकता है, केस दायर किया जा सकता है, और कंपनी के नाम पर ही केस दायर किया जा सकता है। वो कैसे, हम आगे वीडियो में देखेंगे। फिर इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण केस है सालमन वर्सेस सालमन, 1897 का ये केस है, जिसमें कि जो सालमन है, इन्होंने एक कंपनी शुरू करी थी। इनका एक व्यापार जूते चप्पल से रिलेटेड, जिसमें कि केस है एलोन सालोमन। ये जो केस है ना, सालमन वर्सेस सालमन, इस केस के नाम से ही क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि सालमन वर्सेस सालमन केस से आप क्या समझते हैं, इसके अंतर्गत दिए गए तथ्यों के बारे में बताइए। ठीक है, तो इस केस के नाम को याद रखना। सालोमन नामक व्यक्ति जूतों का व्यापार करता था। उसने अपने व्यक्तिगत व्यवसाय को एक लिमिटेड कंपनी में बदल दिया और कंपनी के अधिकांश शेयर स्वयं रखे, जबकि शेष शेयर अपने परिवार के सदस्यों को दे दिए। इसने परिवार के सदस्यों को मिलाकर ही एक कंपनी स्टार्ट की थी। कंपनी बनने के बाद उसने अपने व्यवसाय को उसी कंपनी को बेच दिया और बदले में उसे शेयर तथा डिवेंचर मिले। कुछ समय बाद कंपनी को आर्थिक नुकसान हुआ। जो कंपनी सालमन द्वारा बनाई गई थी उसको नुकसान हुआ और वह दिवालिया हो गई। जब कंपनी के ऋणदाता अपना पैसा वसूल नहीं कर पाए तो उन्होंने यह तर्क दिया कि कंपनी वास्तव में सालमन है। जो कंपनी के अंदर अदर इन्वेस्टर थे, वो जो उन्होंने पैसा लगाया था वो उससे अपने पैसे की वसूली नहीं कर पाए, तो उन्होंने ये माना कि जो कंपनी है वो सालोमन नामक जो व्यक्ति है वही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से ऋण चुकाना चाहिए। इन्होंने कहा कि कंपनी को नुकसान हुआ है तो पैसा कौन देगा, सालोमन देगा, लेकिन वो उस कंपनी को बेच चुका था, उसके पास सिर्फ उसके शेयर थे। निचली अदालत ने पहले सालोमन को जिम्मेदार माना। जो निचली अदालत थी, लोअर कोर्ट थी, उसने सालोमन को जिम्मेदार माना, परंतु मामला हाउस ऑफ लॉर्ड्स तक पहुंचा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अंतिम निर्णय में कहा कि कंपनी विधिवत पंजीकृत होने के बाद अपने सदस्यों से अलग एक स्वतंत्र कानूनी इकाई बन जाती है। जब कंपनी का पंजीकृत यानी जब कंपनी को रजिस्टर्ड करा दिया जाता है, तब वो कंपनी एक अलग इकाई यानी कि अपना एक अलग अस्तित्व रखती है। इसलिए कंपनी के ऋणों के लिए
सालोमन व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है। जब कंपनी का एक अलग अस्तित्व है तो उसमें जो सालोमन है वो जिम्मेदार नहीं है। अगर 5 लोगों ने मिलके एक कंपनी स्टार्ट करी है और उन 5 लोगों ने उस कंपनी को रजिस्टर्ड करा दिया, यानी कि उस कंपनी का व्यापार चल रहा है उस कंपनी के नाम से। जैसे कोई भी कंपनी आप ले सकते हो, जियो है, ठीक है, आइडिया है, या फिर कोई अदर कंपनी है, मूवी कोई कंपनी है, या फिर और भी कोई भी कंपनी है, उसको रजिस्टर कराने के बाद वो एक अपना अलग अस्तित्व रखती है। ये जो 5 लोग हैं इनमें से किसी एक पर्सन को इस चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा कि कंपनी दिवालिया हो गई है, कंपनी को नुकसान हुआ है तो वो पर्सन उसकी भरपाई करेगा। नहीं, उस कंपनी को सेल करके उसकी भरपाई की जा सकती है जितना भी उसका होगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। कंपनी के प्रकार, जो कंपनी है इसके कितने प्रकार हैं। क्वेश्चन आता है कि कंपनी के प्रकार बताइए। पहला, व्यक्तिगत कंपनी। ये कंपनी के टाइप हैं, कंपनी के प्रकार हैं। पहली, व्यक्तिगत कंपनी। दूसरी, लोक कंपनी। तीसरी, एक सदस्य वाली कंपनी। चौथी, सरकारी कंपनी। इन्हीं कंपनियों के नाम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि लोक कंपनी को डिफाइन करिए, व्यक्तिगत कंपनी को डिफाइन करिए, या फिर एक सदस्य वाली कंपनी में कितने पर्सन होते हैं, एक सदस्य वाली कंपनी कैसी होती है उसको डिफाइन करिए, सरकारी कंपनी को डिफाइन करिए, या फिर व्यक्तिगत कंपनी और लोक कंपनी में अंतर बताइए। और इनके ये सेक्शन है, इन सभी सेक्शनों को अभी अच्छे से एक नोटबुक पे लिख लेना और अच्छे से याद कर लेना। व्यक्तिगत कंपनी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 जो कंपनी एक्ट है 2013, उसके सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में। लोक कंपनी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में। एक सदस्य वाली कंपनी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में। और सरकारी कंपनी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 में। जो एक्ट है वो है 2013, कंपनी अधिनियम 2013, ठीक है। इनको डिटेल में मैं अलग से पढ़ाऊंगी, ये सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं। और ये जो सेक्शन है ये अभी से लिख लेना एक नोटबुक में, बाकी इन पे डिटेल वीडियो भी आएगी। फिर है इसके बाद संगम ज्ञापन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है MOA। इसको बताया गया है कंपनी एक्ट के 2013 वाला जो एक्ट है उसके सेक्शन 4 में। यह कंपनी का मूल दस्तावेज, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है। यह कंपनी के उद्देश्य, जो उसका उद्देश्य होगा कंपनी का नाम, पंजीकृत कार्यालय, पूंजी आदि को निर्धारित करता है। इसका सेक्शन और नाम दोनों याद रखना कि संगम ज्ञापन को बताया गया है सेक्शन 4 में, और एक है संगम अनुच्छेद, इसको बताया गया है सेक्शन 5 में। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यह कंपनी का आंतरिक नियमावली, इंटरनल रूल बुक है। इसमें कंपनी के प्रबंध निर्देशकों की शक्तियां, बैठकें, मतदान आदि के नियम होते हैं, ठीक है। फिर इनसे क्वेश्चन आता है कि संगम ज्ञापन बताइए क्या होता है, संगम अनुच्छेद बताइए क्या होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, यानी कि इन दोनों में क्या अंतर है ये बताइए। फिर एक नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है इससे, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा का अर्थ है बाहर और वायरस का अर्थ है शक्तियाँ। अतः डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का तात्पर्य है कि कंपनी अपने मेमोरेंडम में वर्णित शक्तियों के बाहर कोई कार्य नहीं कर सकती। ऐसा कार्य प्रारंभ से ही शून्य, वॉइड अब इनिशियो होता है। अगर कंपनी जो बता रही है अपने मेमोरेंडम में उससे बाहर कोई कार्य करती है, या फिर वो कार्य वहाँ हो ही नहीं रहा है जो वो बता रही है, तो ऐसे जो कार्य हैं वो हो जाएंगे शून्य, इनवैलिड, ठीक है। फिर ये केस है इसी से रिलेटेड, लेकिन ये केस पढ़ेंगे हम वीडियोस में, यानी कि जो इससे रिलेटेड वीडियो आएगी उसमें। एक क्वेश्चन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट से आता है कि आंतरिक प्रबंध के बारे में बताइए, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सेवेंथ टॉपिक है रूल इन फोर्स वर्सेस हर्बोटल, जो कि 1843 का केस है। हर्बोटल वाद के बारे में बताइए, इस वाद से आप क्या समझते हैं। ये जो केस है यह मामला कंपनी कानून में अल्पमत अंशधारकों के अधिकार
यानी कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स राइट और कंपनी द्वारा मुकदमा दायर करने के अधिकार से संबंधित है। जो कंपनी मुकदमा दायर करती है और जिन व्यक्तियों के पास शेयर्स हैं कंपनी के, उससे संबंधित बात करता है ये केस। ठीक है, इस केस के नाम से ही सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस केस में दो अंशधारकों फोर्स और टोयोटोन ने कंपनी के निर्देशकों पर कंपनी की संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाया और स्वयं मुकदमा दायर किया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि कंपनी को हानि हुई है तो मुकदमा कंपनी के नाम से ही दायर होगा, न कि व्यक्तिगत अंशधारकों के द्वारा। ठीक है, फिर इस निर्णय से प्रॉपर प्लेंटिफ रूल उचित वादी सिद्धांत और मेजॉरिटी रूल बहुमत का सिद्धांत की स्थापना हुई। इस केस में कहा गया था कि अगर कोई कंपनी के अंतर्गत कोई उसका निर्देशक या फिर उसका कोई मैनेजर या फिर उसका कोई कर्मचारी कोई दुरुपयोग करता है, किसी भी चीज़ का दुरुपयोग करता है, संपत्ति का है या फिर किसी सामान का है, तो उस व्यक्ति पर केस ना करके उस कंपनी के नाम से केस किया जाएगा। जैसे कि मूवी कोई कंपनी है या फिर जियो कंपनी है या फिर आइडिया कंपनी है या फिर कोई अदर कंपनी है, तो उस कंपनी के नाम पर केस किया जाएगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर पर्सन पे केस नहीं किया जाएगा। जो कंपनी का डायरेक्टर है, मैनेजर है, इन पर डायरेक्ट केस नहीं किया जाएगा, कंपनी के बिहाफ पर केस किया जाएगा। इस केस में ये बताया गया है। ठीक है, फिर है इसके बाद अगला टॉपिक है डायरेक्टर्स। जो कंपनी के निर्देशक होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, उनसे रिलेटेड के निर्देशक जो हैं कंपनी के, वो बताए गए हैं सेक्शन 34 में, यानी कि 2 सबसेक्शन 34 में। और इसकी जो न्यूनतम निर्देशक हैं, जो मिनिमम डायरेक्टर्स होंगे, वो बताए गए हैं 149 में। जो निर्देशकों के कर्तव्य हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो बताए गए हैं सेक्शन 166 में। फिर इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक है शेयर पूंजी, शेयर कैपिटल, जो बताया गया है सेक्शन 43 में। जो कंपनी अधिनियम है 2013, उसके सेक्शन 43 में शेयर पूंजी को डिफाइन किया गया है और इसके दो टाइप हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, अगर आपको वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आपको सिर्फ ये नाम याद है, आपको ज़्यादा डिटेल पता ही नहीं है, आपको सेक्शन याद है, आपको एक्ट पता है कि कौन सा एक्ट है, और आपको ये याद है कि दो टाइप के शेयर हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, तो आप क्वेश्चन को बना सकते हो कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 में शेयर पूंजी से संबंधित चर्चा की गई है, या फिर शेयर पूंजी का वर्णन कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन की धारा 43 में की गई है। ठीक है, ये पहली लाइन है जिसमें आपने एक्ट भी मेंशन कर दिया, आपने सेक्शन भी मेंशन कर दिया और आपने शेयर पूंजी मेंशन कर दी। और अगर आप इस तरह से डिटेल में चीज़ों को लिखते हो अच्छे से, और उसमें आप थोड़ा हाईलाइट करते हो कि आपने सेक्शन भी लिख दिया, आपने एक्ट भी लिख दिया और आपने शेयर पूंजी भी लिख दिया और इसके दो टाइप भी लिख दिए, तो आपको नंबर डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे। ठीक है, दो टाइप के शेयर्स हैं, एक इक्विटी शेयर, एक प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रोस्पेक्टस, विवरण पत्रिका, जो बताई गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 में। ठीक है, और इसमें जो विवरण पत्रिका है, इसमें कोई भी चीज़ गलत मेंशन होती है तो इसके लिए क्या क्या पनिशमेंट हो सकती हैं और कौन से सेक्शन में है। सेक्शन 34 में है आपराधिक दायित्व और सेक्शन 35 में है सिविल दायित्व। ठीक है, फिर आता है हमारा आखिरी टॉपिक मीटिंग्स। जो कंपनी होती है उसके अंतर्गत जो मीटिंग्स होती हैं उसके बारे में। सेक्शन 96 और सेक्शन 100 वार्षिक साधारण सभा और असाधारण साधारण सभा, एनुअल जर्नल मीटिंग, वार्षिक आम बैठक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग, विशेष आम बैठक। ठीक है, ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इन सभी टॉपिक को आपको पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए। मैं सभी टॉपिक को कवर कराऊंगी, सभी पर क्वेश्चन जरूर आएगा। और ये 11 टॉपिक हैं, आई थिंक एक आध टॉपिक छूट भी गया होगा, 12-13 टॉपिक हैं। ये सारे ही टॉपिक आपके 4th सेमेस्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इन सभी से क्वेश्चन आता है, 100% आता है।
ठीक है, इस वीडियो में ओवरऑल मैंने आपको ये बता दिया है कि इन इन टॉपिकों से क्वेश्चन आएंगे और 100% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन मैं आपको रेडी कराऊंगी, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आएगी। तब तक आप इन सभी सेक्शंस को, जो भी सेक्शन मैंने बताए हैं आपको, उन सभी को एक पेपर पे लिख लेना और ये 11 टॉपिक के नाम लिख लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द।